हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्लास 11th में जो बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी है अकाउंट्स की, उस पर हमने सबसे पहले चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में लेमन लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये अकाउंटिंग करने के समय हमको माइंडसेट कैसा रखना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो कंसेप्ट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम लेमन लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स कैसे पढ़ना है उसके माइंडसेट के साथ। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, 2 बार देखना या 3 बार देखना, लेकिन अपना माइंडसेट रेडी करना कि आपको अकाउंट्स पढ़ना कैसे है, आपको अकाउंट्स पढ़ते समय अपना माइंडसेट कैसे रखना है। तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला कंसेप्ट हम चुनते हैं। हमारे कंसेप्ट्स, हम बेसिकली कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। इस कंसेप्ट्स में एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं GAAP। GAAP का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। अब इस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन है, जो कि हर जगह हमको हमेशा यूज होते हैं। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बाकी का पार्ट हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हम बेसिक चीजों की यहां पर सबसे पहले उन चीज जो हमको अकाउंटिंग का माइंडसेट करने में हेल्प करती है, हम उन चीजों को यहां पर डिस्कशन करना चालू कर रहे हैं। इस GAAP में हमें सबसे पहला कंसेप्ट समझना है, वो कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हम इसको समझने से पहले इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग बाइफरकेट कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस वर्ड की। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था बिजनेस का मतलब है कि एक कंटिन्यू प्रोसेस, बीइंग बिजी फॉर अर्निंग प्रॉफिट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ये क्या था? बीइंग बिजी इन अर्निंग प्रॉफिट, और साथ में ये क्या था? इट वॉज अ कंटिन्यू प्रोसेस। ये चीजें हमको बिजनेस कंसिडर करवाती हैं। बिजनेस के बाद में अगला टर्म आता है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज एंटिटी। नाउ इस कंसेप्ट में हमें सिखाया क्या जाता है? बहुत सिंपल सी भाषा में इस कंसेप्ट में हमें यह बताया जाता है कि भाई बिजनेस जो है ना, वो एक अलग आदमी है। दैट इज व्हाट इट इज नोन एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस बिजनेस का ही पार्ट है, लेकिन भाई जो बिजनेसमैन है वो एक अलग पर्सन है। नाउ रिमेंबर वन वेरी क्लियर थिंग, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन्स। एंड अकाउंटिंग किसकी करनी है? हमको हमेशा अकाउंटिंग करनी है हमारे बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस में हमारा सारा का सारा काम हो रहा है, सारी की सारी जो वर्किंग हो रही है वो बिजनेस में हो रही है। इसीलिए अकाउंट्स किसके मेंटेन करने हैं? हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं हमारे बिजनेस के और ना कि हमारे बिजनेस मैन के। इस माइंडसेट को एकदम परफेक्ट तरीके से अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा। बाकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो थ्योरेटिकल चीजें नोट्स में से, बुक में से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए अपने को पढ़नी है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगले कंसेप्ट में हम आते हैं। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सिंपल सी 2 चीजें याद रखनी है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट
अकाउंटिंग मस्ट बी डन फॉर बिजनेस एंड नॉट फॉर द बिजनेस मैन। यहां ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट में, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब सबसे पहली चीज अपने दिमाग से एक बात ये सोच करके बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मनी। पैसा, मनी का मतलब क्या होता है? पैसा हम सबको मालूम है, लेकिन पैसा यानी क्या? पैसा यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसी वस्तु जिसके बदले में हम सारी चीजें खरीद सकते हैं। मनी का डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है, पैसा वो है जो पैसा कर सकता है, और जो पैसा कर सकता है वो और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो काम किसी दूसरे के बस का होता ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं भाई पैसा बोलता है। तो चलिए हम पैसे को बुलाते हैं। तो मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज व्हाट इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सभी चीजों को चेंज एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? नापतोल, हिसाब किताब करना। हमको भाइयों पानी या लिक्विड मेजर करना होता है तो कौन सी यूनिट अपनाते हैं? हम यूज करते हैं वहां पर लीटर या मिलीलीटर्स। हमको अगर वेट मापना है, हमको अगर किसी मास को कैलकुलेट करना है या मेजर करना है, तो हम लोग वहां पर लेते हैं किलोग्राम या फिर ग्राम्स। उसी तरीके से डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम वहां पर लेते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इस तरीके से हम उसे मेजर करते हैं। तो दैट इज सिंपली मेजरमेंट का मतलब हम निकाल रहे थे। यहां इस कंसेप्ट में या अकाउंट्स में हम किस चीज को मेजर करते हैं दोस्तों? हम यहां मेजर करते हैं, फिर से पैसा बोलता है, सारी चीजें यहां पैसे में मेजर होती है। कमिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बड़ा मासूम सा है बेचारा। जैसे कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम को कुछ और समझ में आता ही नहीं है। सेम उसी तरीके से हमारे ये जो अकाउंट्स वाले भाई साहब हैं, इनको भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो लैंग्वेज है पैसे की लैंग्वेज। यानी अगर किसी भी चीज को, अगर किसी भी आइटम को आप मनी के तौर पर मेजर कर सकते हैं तो आप उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि किसी चीज को आप मनी के तौर पर मेजर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक फंडा है अकाउंटिंग का। नाउ व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेज only those items will be recorded in the books of accounts. I repeat, only those items will be recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money. जिन चीजों को हम पैसे के तौर पर मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हीं चीजों को हम अपने अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर में जो मेड है या हमारे घर में जो कुक है, उसको हम कितनी सैलरी देते हैं ये हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए कितना खाना बना रही है, दिन भर रात भर जो भी काम वो हमारे लिए कर रही है, क्या उन चीजों को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? यदि हम उन चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो हम बड़ी दुविधा में हैं, क्योंकि मां का प्यार कभी भी किसी भी तरीके से नापा नहीं जा सकता है। सेम वे हमारे बिजनेस में हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो रूटीन के तौर पर 8 घंटे काम कर रहे हैं, हम उनके काम को तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम खुद एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस हम कितना समय दे रहे हैं और उस समय के बदले हमको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, आपके फादर भी एक बिजनेसमैन है और मुकेश अंबानी भी एक बिजनेसमैन है।
मुकेश अंबानी का हर दिन का जो प्रॉफिट होता है या इनकम होती है वो अरबों खरबों में होती है। वैसे ही मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड की इनकम अलग अलग होती है। हर कोई अपने आप को नहीं मेजर कर सकता है। दैट इज वाई बिजनेसमैन की इनकम यहां पर मेजरेबल होती ही नहीं है। और भी दूसरी जो चीज़ें होती है जिन चीज़ों को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे इमोशंस, जैसे क्वालिटी, जैसे हमारे स्टाफ का वेल बिहेवियर, इन सभी चीज़ों की भाइयों और बहनों अकाउंट्स में कोई भी जगह नहीं होती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंसेप्ट, दैट इज व्हाट? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वापस तीनों वर्ड्स का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला वर्ड है गोइंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग? गो प्लस आईएनजी, ये वर्ड एक कंटिन्यू सेंस का है, कंटिन्यू टेंस का है। इस कंटिन्यू टेंस में हमको क्या बता रहा है? कंटिन्यूशन में चलते रहना। हमारा बिजनेस भी ऐसा ही होता है भाइयों, कंटिन्यू चलते रहने वाला। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या बता रहा है? दिस इज व्हाट? कंटिन्यूशन। एंड अब यहां पर एक और वर्ड आया, कंसर्न। कंसर्न का एक मतलब हम लोग बड़ी आसानी से निकालते हैं कि कंसर्न का मतलब होता है चिंता। यहां चिंताता, यानी यहां कंसर्न का मतलब चिंता वाला कंसर्न नहीं है। यहां अकाउंट्स में, कॉमर्स स्ट्रीम में कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन। जी हां, ऑर्गेनाइजेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने यहां फर्स्ट वाले कंसेप्ट में देखा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी का मतलब भी ऑर्गेनाइजेशन होता है और कंसर्न का मतलब भी ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। दोनों चीजों का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से ही लिया जा रहा है। एकदम अच्छे से अपने माइंड में इस बात को बैठा लीजिए। आगे चलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में। गोइंग का मतलब कंटिन्यूशन, कंसर्न का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूशन में चलते रहना। अब एक बात सोचिए, आप अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में पढ़ने के बाद आप क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप अपना बिजनेस चालू करेंगे। नाउ जब आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं उस वक्त आपके पास में दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज कि आप अपने बिजनेस में, आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शन में सबसे पहली चीज, ऑप्शन नंबर 1, जब आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं और बिजनेस चालू करते समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट 10 करोड़ रुपीस की, 10 करोड़ रुपए आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। अब प्लानिंग फेज में आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। यू हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि आप ईयर 1 में और ईयर 2 में 2 साल का वेट करेंगे। इन 2 सालों में यदि आपको प्रॉफिट हुआ, यानी अगर यहां पर हमको प्रॉफिट हुआ, यहां हमको प्रॉफिट हुआ, तो हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू बिजनेस। अगर हमको लॉस हो गया, तो बिजनेस को हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ये आपका प्लानिंग फेज में ऑप्शन नंबर 1 है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 के पास। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास में है कि हो सकता है ईयर 1 में आपको 10 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ईयर 1 में आपको लॉस हो जाए सपोज 10 लाख रुपीस का। ईयर 2 में आपको लॉस होगा सपोज 5 लाख रुपए का। ईयर 3 में आपको आपके पास में ना तो प्रॉफिट की पोजीशन हो, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की सिचुएशन है आपके पास में। ईयर 4 में जाकर के आपको प्रॉफिट हो, वो भी बहुत छोटा सा अमाउंट का प्रॉफिट, दैट इज ओनली 5 लाख रुपीस। और फिर ईयर 5,
ईयर 6, ईयर 7, यहां तो आपके पास में प्रॉफिट की जो अमाउंट है ये बढ़ती चली जा रही है। 50 के बाद में 10 लाख, 50 के बाद में 1 करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन, आपका प्रॉफिट फिर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब थोड़ा सा अच्छे से इस बात को सोच करके जवाब दीजिएगा, अपने माइंड में अच्छे से इस बारे में सोचिए कि आप अगर 8 साल के बाद में अपने बिजनेस को प्लान करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर 1 पर जाना ज्यादा पसंद करेंगे या ऑप्शन नंबर 2 पर जाना आप ज्यादा पसंद करेंगे। यदि आप ऑप्शन नंबर 1 पर जा रहे हैं तो आपका बिजनेस डेफिनेटली डूबने वाला है, क्योंकि आपको पहले साल में अगर प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में अगर प्रॉफिट हुआ तो तीसरे साल आप बिजनेस करोगे। अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो आप बिजनेस को डेफिनेटली बंद कर दोगे। यानी इन 2 इयर्स में आपको जितना नुकसान हुआ, एक पॉइंट तो वो, दूसरा पॉइंट क्या, आपने ये जो 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है ये भी पूरे तरीके से डूब जाएगा। इसीलिए एज अ बिजनेसमैन हमको जब बिजनेस की प्लानिंग करनी होती है तो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान हमको लेकर के चलना होता है कि अगर लॉस भी होता है तो कब तक लॉस होगा। जैसे हमने एस्टिमेट किया कि हो सकता है पहले साल में लॉस हो, दूसरे साल में लॉस हो, तीसरे साल में लॉस हो। आई रिपीट, ये प्लानिंग फेज की बातें हैं, ये जब हम बिजनेस के प्लान्स कर रहे हैं तब की वर्किंग है। रियल वर्किंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। रियल वर्किंग तो कितना लॉस हो रहा है, सिंपल सी चीज, अगर मैंने सोचा था 10 लाख का लॉस, हो गया 1 करोड़ रुपए का लॉस, इसका मतलब भाई ये 10 करोड़ रुपए भी जल्दी से जल्दी रिकवर कर लो, किसी और को वो बिजनेस मैनेजमेंट बेच दो, ज्यादा बेटर है। फिर से आ रहा हूं अपने टॉपिक पर, हम प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करते समय हमने ये प्लान किया कि 3 साल के बाद हमको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी 3rd ईयर में, एंड 4th ईयर से हमको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसी चीज को हम कनेक्ट करते हैं अपने अकाउंट्स के साथ में। अकाउंटिंग सिस्टम में भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। आई रिपीट, अकाउंटिंग सिस्टम में भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। जब इन ऑल्टरनेटिव्स की बात आती है तो बिजनेसमैन को ऑप्शन दिया जाता है, बहुत सारे वर्किंग करते समय अकाउंटेंट को ऑप्शन दिया जाता है बहुत सारी वर्किंग करते समय कि आप ऑप्शन 1 चूज कर सकते हो या एज एन अकाउंटेंट आप ऑप्शन 2 चूज कर सकते हो। दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको चूज करने हैं आप उन ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। नाउ एज एन अकाउंटेंट वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा अप्रोच फॉलो करना है। सिंपल सा एग्जांपल, एक अकाउंटेंट है आपके पास में, आप जब आपका नया बिजनेस था, न्यू बिजनेस था, तो उस न्यू बिजनेस में हम अकाउंट्स कौन देखता था, हम खुद ही अपने अकाउंट्स को देखते थे। ईयर 1 में और ईयर 2 में हमने अकाउंट्स को खुद ने देखा। ईयर 3 में हमने क्या किया, एक सस्ता मंदा सा अकाउंटेंट हमने हायर कर लिया, क्योंकि बिजनेस अपना बहुत ज्यादा बड़ा तो हुआ नहीं था, काम बढ़ गया था, इसीलिए हमने क्या किया, एक सस्ता मंदा सा अकाउंटेंट हायर कर लिया। अब यहां पर आपकी अकाउंट्स करने की जो अप्रोच है या जो तरीका है और आपके उस सस्ते मंदे अकाउंटेंट की जो अप्रोच है ये हो सकता है अलग अलग हो। क्योंकि ये सस्ता मंदा अकाउंटेंट था इसीलिए इसने 1 साल आपके यहां पर काम किया और चौथे साल में आपका अकाउंट्स, मतलब 1 साल के बाद में आपके बिजनेस के 4th ईयर में ये अकाउंट्स छोड़ करके भाग गया आपका। अब आपको एक बड़े अकाउंटेंट को यानी एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ा। वो एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट आपसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए उसने क्या किया, फिर अपनी न्यू अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्योंकि अकाउंट्स में अलग अलग अप्रोचेस अवेलेबल हैं, परमिशन भी है कि आप कर सकते हो। अब इमेजिन करिए कि अगर ये वाला अकाउंटेंट भी, जो बड़ा अकाउंटेंट है, एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट है, ये भी अगर आपके बिजनेस से चला जाता है और उसके बाद अगर आपको पिछले अकाउंटिंग पीरियड्स को जाकर के कुछ चीजों को चेक करने की जरूरत पड़ती है, तो बार बार अकाउंटिंग अप्रोचेस चेंज होने की वजह से
आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? अकाउंटिंग में हमको जब परेशानियां होती है या बिजनेस में हमको जब परेशानियां होती है, पुराने जो हमारे काम होते हैं अल्टीमेटली हम उन्हीं कामों से सीखते हैं। इसीलिए हमने बिजनेस की प्लानिंग करते समय ये चीज को ध्यान में रखा कि बिजनेस के प्लान करते समय हमें हो सकता है लॉसेस हों। इसी तरीके से हमें हमारे अप्रोचेस का भी ध्यान में रखना होता है कि हो सकता है हमारा अप्रोच हमको कौन सा लेना है, ये सोच समझ करके लेना है, जिससे हमें अपने अकाउंटिंग अप्रोचेस में परेशानी ना हो। आते हैं इस कंसेप्ट के क्रस्ट पर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाउ व्हाट दिस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बताता है कि हमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इस तरह से मेजर करने चाहिए जिससे हमारा अकाउंटिंग सिस्टम एक लॉन्ग टर्म के वे में चलता रहे। Your accounts should be managed in such a systematic manner that it is beneficial for long period of time। चलिए, 3 कंसेप्ट्स के बाद अब हम आते हैं चौथे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। चौथा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। वापस वर्ड्स का पोस्टमार्टम। अकाउंटिंग हम जो पूरा प्रोसेस सीख रहे हैं उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, सिस्टमैटिक मैनर में चीजों को रिकॉर्ड करना, दैट इज व्हाट बेसिकली अकाउंटिंग। नाउ कमिंग टू द टर्म पीरियड। पीरियड यानी एक टाइम फेज, एक टाइम गैप। आपकी स्कूल में आधा घंटा का दैट इज 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 आवर का एक पीरियड होता है। सेम वे अभी आप लोगों की, ज्यादातर लोगों की जूम पर क्लासेस चल रही है, तो जो जूम पर क्लासेस चल रही है उसमें टाइम स्लॉट मिलता है 40 मिनट्स का। सेम उसी तरीके से हमारा एक टाइम फेज जो हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं पीरियड। दैट पीरियड मे बी सम टाइम दैट इज सम मिनट्स। That period may be a combination of 24 hours, that is 1 day. That period may be 1 week, 1 month or a year. एक साल का पूरा वो पीरियड हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बहुत सिंपल तरह से हमें कहता है अकाउंटिंग शुड बी मेंटेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड and generally that period must be of 1 year। मैं फटाफट इसे लिख देता हूं आपके लिए। This concept says accounting must be done for a fixed period। That period must be a year। देखने में बड़ा सिंपल, सुंदर, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, कोई परेशानी नहीं। क्या है कंसेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड हमारा एक फिक्स पीरियड होना चाहिए। अकाउंट्स हमारे एक फिक्स पीरियड के लिए रिकॉर्ड होने चाहिए और वो जो फिक्स पीरियड है वो फिक्स पीरियड एक ईयर का होना चाहिए। इस ईयर से निकलता है एक और पॉइंट। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज अ ईयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ ईयर? साल, एक साल, यानी ईयर को हम सिंपली बोल सकते हैं 1 ईयर इज इक्वल्स 365 डेज 365 डेज 12 मंथ या 52 वीक्स का कॉम्बिनेशन। इनमें से कुछ भी चीज के कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं 1 ईयर। लेकिन अकाउंट्स में हमारे पास 3 तरह के ईयर अवेलेबल है दोस्तों। ईयर की सेल लगी है, चलो ईयर खरीदते हैं। चलिए यहां पर आते हैं 3 अलग अलग तरह के ईयर्स के पास। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 3 अलग अलग तरह के ईयर्स के बारे में, तो चलिए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 तरह के ईयर होते हैं, जिसमें पहला होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर और तीसरा होता है अकाउंटिंग ईयर।
कैलेंडर ईयर आपको बहुत अच्छे से पता है, बचपने से आप कैलेंडर घर पर देखते आ रहे हैं। तो कैलेंडर में जो कैलेंडर ईयर होता है बड़ा सिंपल, वो स्टार्ट होता है हर साल 1 जनवरी को और शांति से खत्म हो जाता है हर साल 31 दिसंबर को। केवल 2020 एक ऐसा ईयर आया है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हर दिन परेशानी दिए जा रहा है, बाकी के ईयर बेचारे जल्दी जल्दी खत्म हो जाया करते हैं। अगला होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये खत्म होता है अगले साल 31 मार्च को। इसे कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर। यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा? ये कंप्लीट होगा 31 मार्च 2020 में। इसीलिए इस ईयर को कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर 1920, क्योंकि ये शुरू हुआ था 2019 में और ये खत्म हो रहा है 2020 में। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल ईयर 1920 और इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर हमको ग्लोबली हर जगह काम देता है, यानी पूरा का पूरा ग्लोबल अकाउंट का जो पीरियड होता है वो ये फाइनेंशियल ईयर ही होता है मेरे भाइयों। इसके बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग ईयर की तरफ। अब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है ये तो और नन्ना मुन्ना प्यारा सा ईयर है, इसको तो किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं है। अकाउंटिंग ईयर वो ईयर है जिसमें हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स मेंटेन करने का मतलब है एज पर दी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ऊपर ये नहीं लिखा है कि हमारा ईयर कौन सा होना चाहिए, ऊपर ये लिखा है कि अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए। वो जो अकाउंटिंग पीरियड है, आपकी लकी डेट क्या है? आपका बर्थडे। आपको अपना अकाउंट्स अपने बर्थडे के डेट से चालू करना है, चालू करो, कोई परेशानी नहीं है। बर्थडे के एक दिन पहले मतलब अगले साल अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देना, मना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। उसका बर्थडे आपको सबसे अच्छी डेट लगती है, उसका वाला, तो उसके डेट से अपने अकाउंट्स को चालू करो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हो, दिवाली आपका नया साल होता है, ठीक है, दिवाली से आप अपने नए अकाउंटिंग पीरियड को चालू करो। या कोई और डेट आपके लिए लक्की है तो लक्की है तो उस लक्की वाली डेट से चालू करो, कोई परेशानी नहीं है। आपको कैलेंडर ईयर अच्छा लगता है, कैलेंडर ईयर से चालू करना है, कैलेंडर ईयर से चालू करो, कोई परेशानी नहीं है, कोई अकाउंटिंग बुरा नहीं मानने वाली। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को यहां आपको अगर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर या कोई एनी अदर ईयर भी आपको लेना है, ले सकते हो। परेशानी केवल एक जगह आएगी, जब आपको अपने अकाउंट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लेकर जाना होगा, जब आपको अपने अकाउंट्स को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आपको जब दिखाना होगा, परेशानी तब होगी। पहली चीज, यदि आपको अपने बिजनेस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलाना है, मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से अगर आपको मार्केट में रहना है, तो कंपलसरी आपको फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना होगा। यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे किसी भी तरीके के रिकॉर्ड्स मांगते हैं अकाउंट्स के, आपको हमेशा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उन अकाउंट्स को मॉडिफाई करके देना होगा। ये कंपलसरी है दोस्तों। आई होप जो 4 कंसेप्ट हमने पढ़े वो चारों कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगली क्लासेस से हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स की ABCD के बारे में। ABCD पढ़नी आती है, बचपन में पढ़ा था, बस उस ABCD को हम लोग 1 on 1 करके सीखने वाले हैं। यहां पर हमारे ABCD का जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस डेफिनेटली अलग होने वाला है, लेकिन
ABCD तो हम लोग चालू करने वाले हैं। उस ABCD को चालू करने से पहले एक सवाल आपके दिमाग के लिए छोड़े जाता हूं। वो सवाल ये है कि क्या आप अपने अकाउंट्स को किसी और के साथ शेयर करेंगे जो आपके बिजनेस का बंदा ना हो, जो ना तो आपका एम्प्लॉय है ना तो आपका पार्टनर है। क्या आप अपने अकाउंट्स को किसी और के साथ शेयर करेंगे? इसका जवाब कमेंट में लिख करके दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। ABCD को शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दूंगा और उसके हिसाब से हम अपनी आगे की वर्किंग को करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। Like my channel, subscribe and do comment your answers. Thank you.